नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है। कई जगह पे तो बारिश स्टार्ट भी हो चुकी होगी, लेकिन ऐसे सिचुएशन के अंदर आप बारिश के मौसम के अंदर कोई भी फसल लेने जा रहे हो तो भाई आपको पहले तो आवश्यकता पड़ती है कि भाई बेसल डोज कौन सा डालना चाहिए। बेसल डोज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बेसल डोज से आपके मन में एक संतुष्टि आ जाती है कि भाई हम जो हमारी फसल में जो कम पड़ने वाला है वो पहले ही दे चुके हैं, अब हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। लेकिन बेसल डोज कितना भी महंगा डालने पर भी आपके फसल में ग्रोथ नहीं होती है, डिफिशियंसी दिखती है, कर्लिंग दिखता है, विल्ट आता है, वायरस आता है। तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती है बेसल डोज डालने के बाद भी। अगर आप ये समस्या उत्पन्न ना हो ये चाहते हो तो आज का ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देख लेना कि बेसल डोज बनाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहे। तो बिना किसी देरी के लाइक करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। बारिश के मौसम में बेसल डोज कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली वाली बात, अगर आपकी फसल में हम बहुत सारे सिनेरियो लेंगे, सबसे पहला वाला जो हमारे बेसल डोज के अंदर इंपॉर्टेंट वाला चीज रहता है वो होता है एनपीके। तो यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि नाइट्रोजन को आप अपनी जितनी मुट्ठी में रख सकते हो उतना रखो। मुट्ठी में मतलब क्या होता है, अगर आपने अपने बेसल डोज के अंदर नाइट्रोजन अत्यधिक मात्रा में डाल दिया, फसल अनावश्यक रूप से ज्यादा बढ़ने लगी, वहां पे भी दिक्कत। अगर कोई विल्ट वगैरह आ गया तो उस नाइट्रोजन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां पे भी दिक्कत। तो इसीलिए नाइट्रेट नाइट्रोजन वाली जितनी भी खाद आती है उनको अपने बेसल डोज में बिल्कुल भी मत डालिएगा। आपके पास ड्रिप सिस्टम है, एक तो पहला तो ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम है तो भाई आप ड्रिप से भी दे सकते हैं। अगर ड्रिप सिस्टम नहीं है, आप खुला पानी से कुछ फसल कर रहे हो तो खुला पानी में नल लगा कर भी दे सकते हो। अगर बारिश ही ज्यादा हो रही, पानी देने की जरूरत नहीं, तो भाई ऊपर से नाइट्रोजन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आप अपने कंट्रोल में रखिएगा। इसीलिए बेसल डोज में ज्यादातर जितना कम हो सके उतना कम नाइट्रोजन रखने की कोशिश कीजिएगा। तो नाइट्रोजन का हो गया। अभी हम बात करते हैं फास्फोरस और पोटाश की। फास्फोरस और पोटाश बारिश के मौसम में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन ऊपर से बरस ही रहता है, नाइट्रिक एसिड हो गया या फिर विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया आपके जमीन के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिव होके अपने फसल को जो भी नाइट्रोजन है वो अवेलेबल करा के देती रहती है। तो अभी फास्फोरस और पोटेश के तौर पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि भाई सिंगल सुपर फॉस्फेट आप कहाँ पे ले सकते हो अपने बेसल डोज के अंदर, पहले तो इसको समझिएगा। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट ऐसी फसलों में आप ले सकते हो जिन फसलों के अंदर जड़ों के भीतर मतलब कितना भी वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाए या फिर कितना भी ज्यादा पानी भी हो जाए तो आपकी फसल स्ट्रेस में ना जाए, उसमें कोई भी विल्ट ना आए, तो ही आप बारिश के मौसम के अंदर अपने बेसल डोज के अंदर फास्फोरस के तौर पर सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, पोटाश। जी हाँ, एमओपी का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी यहाँ पे कट्टे के कट्टे नहीं डालने, कट्टा मतलब क्या, 50 किलो का पूरा बोरी नहीं डालना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलो लिया तो म्यूरेट ऑफ पोटेश, अगर आपके जमीन में पौधा एकदम ठीक ठाक से बढ़ता है तो 10-20 किलो ही एमओपी लेना है। अगर पौधा बहुत तेजी से दौड़ता है तब जाके आपको एक कट्टा 50 किलो एमओपी लेना है। ये सिनारियो होगा जहां पे दिक्कत नहीं आती है वहां पे। लेकिन वहां का क्या, जहां पे विल्ट या फिर रूट डिसीज मतलब सॉइल बर्न डिसीजेस आते हैं तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए। तो सिंपल वाली चीज बता देता हूं, वहां पे आप 10-26-26 का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो 12-32-16 का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक अपने लॉजिक के हिसाब से एनपीके के अंदर उठा लेना है आपको। ये हो गया हमारा एनपीके का। बेसल डोज के अंदर अभी ये वीडियो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, लास्ट में स्क्रीनशॉट देखकर आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो इसीलिए हर एक लॉजिक आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा समझ जाएगा आपका, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो एनपीके का हो गया। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या होता है, आप बहुत सारे 50 किलो का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर, 20 किलो का माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट के मिक्सचर आते हैं, उनकी दाम भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो सिंगल बात बताने जाओ तो भाई अगर आपकी फसल फ्लावरिंग वाली है तो आप सिर्फ बोरॉन को मिक्स कर लीजिएगा इसमें, मतलब फूलों से आपको उत्पादन लेना है तो सिंपल वाली चीज है, इसमें बोरान होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं। डोज भी बताने वाला हूं लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करें। तो ये ले लिया हमने
माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर बोरान, सिर्फ बोरान लिया, बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या है? तो बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप देखो दूसरा डोज डाल रहे हो, मतलब कोई आप देखो फसल लगाने के बाद या फिर सोइंग होने के बाद जब फसल अच्छे स्टेज पे आ जाती है 10-12 दिनों बाद आपको यूरिया या फिर अमोनियम सल्फेट देते, तो वहां पे आप जिंक सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा सिंगल सिंगल जाता है तो क्वांटिटी भी जाता है और रिएक्शन भी नहीं होता है और उसका रिजल्ट भी आपको दिखता है। तो ये हो गया। अभी एक और चीज बता देता हूँ, आपकी फसल सिंपल है तो जितना सिंपल हो सके, जितना कम हो सके उतना बेसल डोज रखना है। अगर आपकी फसल के अंदर जमीन के अंदर आने वाली कोई इंसेक्ट का दिक्कत आता है, निमेटोड हो गया, ठीक है, एक तो निमेटोड हो गया या फिर कोई व्हाइट ग्रब की समस्या आती है, कई बार इल्लियो की भी समस्या आती है, जड़ें खाने लगती है। तो अगर ये दिक्कत आती है तो आप कार्बोफ्यूरॉन भी ले सकते हो, ठीक है, आप कार्बोफ्यूरॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो फल्टेरा। तो मेरी मानो तो इन दोनों में से कोई एक का ही इस्तेमाल करना है। इन दोनों में से कोई, मतलब देखो कार्बोफ्यूरॉन या फिर फल्टेरा, इनके अंदर जो टेक्निकल है इन टेक्निकल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने उदाहरण के लिए ब्रांड नेम लिखा है, आप किसी और अन्य कंपनी का भी मिलता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड के तौर पर लिया, अगर बेसल डोज डालने के बाद अगर आप कुछ भी नया एप्लीकेशन नहीं कर सकते, ज्यादा बारिश होती होगी, विल्ट की समस्या आती ही आती है, तो आप इसमें मिला सकते हो रोको। अभी एक चीज आपको समझना है, थायोफेनेट मिथिल मिलाना है। एक बात आपको ये समझनी है कि भाई अगर विल्ट का दिक्कत नहीं आता है तो आपके बेसल डोज में से इसको उड़ा दो, इंसेक्ट का दिक्कत नहीं आता है आपके बेसल डोज में से इसको उड़ा दो, ये बेवजह का खर्चा आपको नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना है। अभी एक और बात करते हैं कि भाई अगर आपकी फसल के अंदर आता ही है वायरस, वायरस का भी दिक्कत आता होगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा खर्चा न करते हुए ब्लू कॉपर आपको इस्तेमाल करना है। अभी कुछ लोग कहेंगे सर जी इसका बजट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, आप इससे भी ज्यादा खर्चा कर बैठते हो। मैं यहाँ पे वही बात बता रहा हूँ कि भाई जितना जरूरत है, जो जरूरत है उसी का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो ब्लू कॉपर का भी इस्तेमाल कर लिया। अब इसके बाद आपकी फसल में सबसे ज्यादा मजबूती लाने वाला न्यूट्रिएंट हम इसमें डाल सकते हैं, वो है सिलिकॉन पाउडर। सिलिकॉन पाउडर आपके पास अवेलेबल है तो डालिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो भाई कोई टेंशन नहीं, आप रहने दीजिएगा, ज्यादा तनाव मत लीजिएगा। तो ये सब करने के बाद आपको टॉनिक डालने की आवश्यकता लगेगी। यार कुछ ना कुछ सागरिका डालते, सीवीड डालते, माइकोराइजा डालते दानेदार वाला, बेंसल्फ रहेगा इसमें, बेंसल्फ तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें बेंसल्फ जो सल्फर है, सल्फर फास्फोरस के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन जो दाली वाला जो भी दानेदार वाला होता है वो स्लो रिलीज होता है। तो ज्यादातर हम ब्रॉडकास्ट करते हैं बेड के ऊपर हमारा बेसल डोज। तो अगर एक खट्टा एक जगह पे डाल रहे हो तो बेंसल्फ मत लीजिएगा, अगर फैला के दे रहे हो तो आप इसमें बेंसल्फ को भी मिक्स कर सकते हो। मैंने यही पे बता दिया है कि भाई एक जगह पे नहीं डालना है, फैला के देने वाले होंगे तो ही बेंसल्फ का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आप बेंसल्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ज्यादातर टॉनिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल की जो भी फसल आप कर रहे हो भाई उसके अंदर इतना विगर है पहले से, मतलब उसके अंदर गुण ही ऐसा है कि वो बढ़ती जाती है। तो इसीलिए हमेशा एक बात याद रखना कि भाई आपका फसल आपके कंट्रोल में रखने के लिए कुछ भी आपने बेसल डोज में डाल दिया तो उसको वापस निकाल नहीं सकते, फिर उसको दबाने के लिए और खर्चा और नुकसान होगा वो अलग से। तो इसीलिए आपको एक बात ध्यान में रखना है, बेसल डोज बनाते वक्त जितना कंट्रोलिंग आपका फसल के ऊपर रहेगा उतनी ही चीजें दीजिएगा। बेवजह की अगर फसल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ऐसा नाइट्रोजन हो गया, कोई टॉनिक हो गया, कोई सीवीड हो गया, ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत दीजिएगा। तो चलिए इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। एसएसपी 50 किलो से अगल बगल में बताया मैंने, 20 से 50 किलो तक मैंने एमओपी बताया। 10-26-26 आप 50 किलो से 100 किलो तक भी ले सकते हो, ठीक है। 12-32-16 के भी वैसा ही है, 50 से 100 किलो तक। बोरॉन 1 एकड़ में 1 किलो जाएगा। कार्बोफ्यूरॉन होगा तो 1 एकड़ में 10 किलो जाएगा। फल्टेरा होगा तो भाई 4 किलो का डोज है उसका। रोको थायोफेनेट मिथिल किसी भी कंपनी का चलेगा, उसका डोज है 1 किलो। ब्लू कॉपर वायरस का दिक्कत आता है तो इसको जरूर डालिएगा, 1 किलो। सिलिकॉन पाउडर अगर डाल रहे हो तो 50% वाला किसी भी कंपनी का चलेगा, 10 किलो होना चाहिए। और बेंसल्फ 1 एकड़ में 10 किलो होना चाहिए। अगर कैल्करस सॉइल है, अपटेक का दिक्कत आता है तो बेंसल्फ इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे ये बेसल डोज।
बेसल डोज दिल से अच्छा लगा हो, बहुत कुछ लॉजिक अच्छा लगा हो, तो भाई दिल से लाइक करने के बाद शेयर करना ना भूलेगा। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता रहता है, तो इसलिए शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।